वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्केव मिरर के 6 केस बताए थे और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस बताए थे। कॉन्वेक्स मिरर हर प्रकार की वैरायटी का इमेज बना रहा था, नहीं बना रहा था, हमेशा रियल बना रहा था, है? अच्छा, हमेशा वर्चुअल बना रहा था, हमेशा बड़े इमेज बना रहा था, अच्छा छोटे बना रहा था। मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बना रहा था वो वर्चुअल बना रहा था, छोटे बना रहा था, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बना रहा था, ये कहना चाहते हो? और कॉन्केव मिरर तो मल्टीपर्पज है, बड़ो छोटो बराबर उल्टो सीधो, यस और नो। और प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज के मिरर बनाता था, वर्चुअल इमेज बनाता था। इतना हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, अच्छी बात है। क्यों, मुझे एक बात बताओ, इतना अगर आप लोग पढ़ गए हो तो गौर से सुनिएगा। बैग हटा लो वहां से, जहाँ पीछे बॉयज सारे लोग बैग हटा लो वहां से, खाली कर दो उस लाइन को। बेटा सरक जाओ थोड़ा सा, इधर उधर मुंह क्या देख रहे हो, सरक जाओ फटाफट, लाइन में जगह है। हाँ सुनिए, बताना जरा, देख कौन सा बताओ, मुंह पे देख कौन सा बताओ। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? है ये 30 डिग्री होगा। कौन से ने कहा ये 30 डिग्री, कौन से ने कहा ये 30 डिग्री, काय थे 30 डिग्री है? अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ताते। अच्छा ये वाला बताना जरा, ये एंगल आर आई है तो ये एंगल ओ पे नहीं लिख रही है, कितना होगा? देख लिया तुमने, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। जो भी जानते हो, अब जो चीज पूछूंगा ना ये को बता जाए तो गारंटी है। हाँ समझ गए, मतलब जी आई है तो जे आई है। हाँ अल्टरनेट, ये लेट है, जी लेट है, अल्टरनेट। क्लियर है? तो अब मैं पूछूंगा वो आप नहीं बता पाओगे। पूछूं? आओ तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालूं। मैंने कुछ तो भी वैसे ही ले लिया है मन से। My question is, इसकी वैल्यू जो लोग बता सकते हैं केवल हैंड रेज करेंगे, बोलेगा कोई भी नहीं। आ गए ना औकात में, 6वें 7वें की चीजें ना बता पा रहे, छापड़ ऐसा दूंगा अभी टन हो जाओगे। हाँ देख भाई, मैंने कही थी 70 बोल रहे हैं, 70 है रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज 180। कितने लोगों का यही था? थाप थपर 180 वाले सारे रॉन्ग है, वो 70 सही है। क्लियर? चले आते हैं, जाने कहाँ कहाँ थे 180 वाले। सुन लो, हेलो, एंगल कभी भी अगर मैंने ऐसे लिखा, अगर आप 100% अटेंशन देंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना बम्पर हिट जाएगा। एंगल मैंने ऐसे लिखा है तो हमेशा बीच वाला एंगल होता है। क्लियर? ए से कोई लेना देना नहीं, बी से कोई लेना देना नहीं, मेन कहानी यहाँ पर एंगल सी की बात हो रही है। तो एंगल सी यहाँ पर मुझे दिख रहा है साफ 70 डिग्री है। बताना ये वाला कितना है? हाँ क्लियर है? मतलब अगर एंगल सी की बात करनी है तो सी बीच में आना चाहिए, बाकी का ए और बी कितना हुआ है बातें को फर्क ना है, सी बीच में आना चाहिए। समझ गए? चलो 30 डिग्री को, 30 डिग्री एंगल को मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, बताओ कैसे लिखूं? है ऐसे एंगल एबीसी, यो नहीं लिखूं? है ऐसे नहीं लिखूं? लिख सकता हूं, एक ही बात है, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, एंगल ए को इस फॉर्मेट में कैसे लिखूं? बी ए सी, मतलब एंगल ए लिखना है तो ये बीच में आना चाहिए। इतनी तमीज है आप लोगों में? ठीक है, आप समझ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इतना ही अगर आप लोग समझ गए हो तो मुझे एक बात बता दो, मैं कुछ लिख रहा हूं आपके सामने और उसके लिखने के आधार पर मुझे बता देना आप, है ट्राइंगल बी सी एफ इज इक्वल टू ट्राइंगल सी बी एफ, ऐसा मैंने कोई एक इक्वेशन लिखी है, तो बताओ मुझे ये कैसा ट्राइंगल है? कौन सा बोलो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? कौन सा बोलो आइसोसेलेस ट्रायंगल है? हैं? ये मैंने ट्रायंगल ही बना ही देता हूँ, याद लो। ए बी सी कैसा ट्रायंगल है? तुम्हें कैसे पता चला आइसोसेलेस है? क्योंकि देखो बी सी एफ, इसमें भी बी सी एफ, यानी ट्रायंगल तो बी सी एफ ही है। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? लो बी सी एफ, ठीक है बच्चों। अब मैंने बोला कौन कौन से एंगल बराबर है? एंगल सी और एंगल बी, ये दो एंगल बराबर है, यानी एक ही ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, और जिस ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर होते हैं इसका मतलब, तो मतलब अगर मैं ये इक्वेशन लिखूंगा तो आप इसे ऐसे बोलोगे कि यहाँ पर एंगल यहाँ पर ट्रायंगल सीबीएफ जो है या बीसीएफ जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
समझ में आया? आपको किस आधार पे पता चला कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्योंकि आपको एंगल सी और एंगल बी बराबर दिख रहे थे. यू मीन टू से दिस वन एंड दिस वन, दिस एंगल इज इक्वल, दैट्स व्हाई बीसीएफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सही बोल रहा हूं ना? प्रार्थना, प्रार्थना इधर देखो ना. क्लियर है? समझ गए? अच्छा, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि तुमने ये देखा कि दो एंगल बराबर है इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पर मैंने सुना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो दो साइड भी बराबर होती हैं. है कोई माइकल जो मुझे बता दे जहां में कौन सी दो साइड बराबर है? कितने करने पता है? रेज योर हैंड. जलील करूंगा तो देखो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है. बाकी लोगों को नहीं पता तो जान लो. एंगल सी और एंगल बी बराबर है. मुझे पता पड़ गई है कि जे एंगल और जे एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड जे है गई और इस एंगल के सामने वाली साइड जे है गई, तो ये साइड और ये साइड बराबर होंगे, यानी बी एफ बराबर सी एफ. किस आधार पे लिखा, समझ में आया? अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कोई माइकल आज मुझे बता दे इंसिडेंस एंगल किस किस के बीच में बनता है? तो अमर, इंसिडेंस एंगल किस किस के बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में. सबको पता है? ठीक है, तो आओ तुम्हें बाहरों में ले चलूं. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. सुना है हमने कभी? और द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. बैच के बाद मिलो अभी ये बेटा. है आप ये देखिए कितनी देर उन बच्चों को साइड हुए हो गई, लेकिन उसका फोकस कितना ज्यादा था मोबाइल पे. नोटिस किया आपने? ऐसा ही फोकस यहाँ होना चाहिए. नहीं पढ़ रहा मुझे मालूम है, लेकिन मोबाइल तो चला रहा है कमबख्त. बोलो भैया, कमबख्त बोलो. मोबाइल चला रहा है, फोकस कितना, फोकस देखिए, इतना ही फोकस आपका पढ़ाई की तरफ होना चाहिए. यस सर. अब जैसे पूछा जाएगा वही जवाब देगा. चुन चुन के जलील करूंगा, चुन चुन के. चुप हो जाइए प्लीज. ऐसे कोई बताता है? कौन है ये? कॉन्केव मिरर. कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? क्लियर है? समझ गए? पुल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. बताना, मैं यहां पर कोई बात नहीं करूंगा, मैं अधकुचली सी बातें करूंगा, पूरी आप कर देना. ठीक है? बताओ ये लाइट रे कैसी आ रही है? किसके पैरेलल? लाइट रे को मैंने नाम दे दिया ए बी. ए बी कौन है? लाइट रे तो ठीक है. कौन सी रे है? इंसिडेंट रे. कौन सी रे है? मिरर कहां करेगा हो जाए? रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? जे जा रही है. क्लियर? ए बी इज द इंसिडेंट रे. ए बी, तो इसको क्या नाम दे दूं? सी नहीं दे सकता, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को दे चुका हूं. डी, बी डी. ए बी इंसिडेंट रे है, बी डी रिफ्लेक्टेड रे है. ये कौन है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या डलता है? कहां से ड्रॉ करूं? परपेंडिकुलर. यही तो सुनवा चाह रहे हो तो. मैं थाप थपर रे जाएंगे, थाप थपर रे. कहां से नॉर्मल ड्रॉ करूं? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है स्फेरिकल सरफेस अगर होती है उस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा. जान जा. तो नॉर्मल को एन नाम दे दूं. ए बी इज द इंसिडेंट रे, बी डी इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड सी बी एन इज द नॉर्मल. गॉट इट एवरीवन? अब थोड़ा सा चिंतन करें, प्रभु का ध्यान करें और मुझे बताएं इंसिडेंस एंगल किस किस के बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है. आप खड़ी हो जाइए, आप खड़ी हो जाइए. आप बताइए जरा इसमें इंसिडेंस एंगल कहां बनेगा? खड़ी हो जाइए, बताइए. सबके लिए क्वेश्चन अपने मन में रखें और सोचें, यहां पर चिंतन करें. तो ध्यान दो ना बेटा. इंसिडेंस एंगल किस किस के बीच में बनता है? कौन है इंसिडेंट रे? और ये है नॉर्मल. जो कोई अब नॉर्मल है यहां पे?
तू तो बैच के बाद मिला आज, समय पूरा हो गया। लिसन एवरीवन, ये बात समझ में आया इंसिडेंस एंगल क्यों बनाया? अच्छा रिफ्लेक्शन एंगल बताओ यार किधर बनेगा यहाँ पर है? तो यू मीन टू से ये वारो है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। सीन क्लियर है? बचपन में ना हमको है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे किसी ने। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब ये आई और आर बराबर होंगे। ये तुम मुझसे ये कहना चाहते हो, तुम मुझसे ये कहोगे आई बराबर आर बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो बोला पल्ले पड़ा, इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट एवरीवन? मैंने आई बराबर आर लिखा है, सुन लो। ऐसे ना लिखवो चाह रहा हूं, ऐसे एंगल के फॉर्म में लिखवो चाह रहा हूं। तो बताओ आई एंगल है कैसे लिखूं? ये बोले भैया क्या लिखूं? हाँ तो ये मैंने लिखा एंगल ABC। आई को कैसे लिखा एंगल ABC, समझ में आया बच्चों? चलो आर को बताओ ऐसे क्या लिखूं? हैं? एंगल आर यही तो है, तो CBF या FBC एक ही बात है। सीन क्लियर है? तो मैंने इसे लिखा CBF। का हुआ को परेशानी? बोले भैया अच्छा अब आप बताना, ये आई है तो ये कितना है? क्यों आई है? हाँ अल्टरनेट एंगल है ये Z190 पहले ही बताया था ये। तो यू मीन टू से I इज इक्वल टू I बिकॉज अल्टरनेट एंगल। समझ जाओगे ना? इक्वेशन नंबर 2। हाँ चलो इन आई को, ये वाली आई को बताओ एंगल के फॉर्म में कैसे लिखूं? एंगल ABC। दूसरे वाले को भी बताओ। ये तो मैंने लिख दिया एंगल ABC, और दूसरा वाला आई ये वाले को बोलो हैं? BCF। BCF ये ना? हाँ ठीक है, एंगल BCF। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं ना? बोलो बंधु भाई इक्वेशन 1 and 2। चलो आ जाए बताओ इक्वेशन 1 2। LHS बराबर है और LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो बताओ क्या लिखूं? एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BC। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? पक्का है कोई माई का लाल जो मुझे बता दे? विकास अपने पीछे वाया खड़ा कर। नहीं ये नहीं, आगे वाए हैं। हाँ खड़ा हो जाओ बेटा, शाबाश। ये कौन है बच्चा? पोल। कौन है ये? और ये कौन है? बड़े लोग बात कर रहे हैं ना? हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है जी? पहले मुझे बताओ ये दो भैया ये पीरा सॉफी दोनों कांते बटोल लाए हो? ये चुनाव पुनाव की रैली चल रही है आजकल है? बैठ जाओ। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बेटा ध्यान दो, लेकिन पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। सीन क्लियर है सभी को? आप लोग जानते हो ना ये सब बातें? अच्छी बात है, अगर आप ये सब बातें जानते हो तो फिर मैं आगे की बात पे आता हूं। इतना हमने पढ़ लिया, इक्वेशन 1 2 को कंपैरिजन कर लिया, हमने ये हासिल कर लिया। अब इससे तुमने क्या हासिल कर लिया? एंगल देखो CBF, जो में CBF ही आ रही है, यानी कुल मिला के CBF ट्राइंगल की बात हो रही है। जे ट्राइंगल की बात हो रही है, और यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि एंगल B और एंगल C बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ यानी ये इक्वेशन आने से ये बात क्लियर हो गई। दस इट इज क्लियर दैट ट्राइंगल CBF इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और चूंकि ये बात क्लियर हो गई कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्यों ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बोला है? क्यों हमने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है? क्योंकि कॉपी दो, ये हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है क्योंकि दो एंगल बराबर हैं, और जो दो एंगल बराबर होते हैं उनके दो साइड भी बराबर होंगे।
आप एक बात नोटिस करी, मैं जब कॉपी दे रहा था तो आपका पूरा अटेंशन 100% मेरी तरफ था। इसी को बोलते हैं चेतन मन। क्लियर? और जब मैं पढ़ाता हूं तो आपका मन होता है चंचल मन, जो इधर उधर भटकता रहता है। हमें इस भटकाव से अभटकाव की तरफ आना है, अपने अवचेतन मन को चेतन मन की ओर ले जाना है, और पूरी एकाग्रता के साथ R बराबर 2F का अध्ययन करना है। सभी विद्यार्थीगण इधर ध्यान दें। यहां तक सीन क्लियर है? सभी लोग कथा को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद प्रसादी दी जाएगी। लिसन, ट्रायंगल CBF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप मुझे ये बताओ, एंगल B और एंगल C बराबर हो गए तो कौन कौन सी दो साइडें बराबर हो गई? देखो भाई, CBF की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो एंगल B के सामने वाली साइड ये हो गई और एंगल C के सामने वाली साइड ये हो गई, तो कौन कौन सी साइडें बराबर हो गई? तो BF इज इक्वल टू CF। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? बिल्कुल साफ? आ जाओ, गौर से देखिएगा। अब थोड़ा सा दिमाग पे झंझनाहट सी होगी, हल्की सी, और जब दिमाग पे हल्की सी झंझनाहट होती है तो इसका मतलब हम प्रभु को प्राप्त कर रहे हैं। The part of the mirror on which light can be incident is called aperture of the mirror. Mind it, सब लोग ध्यान से सुनना। If aperture of mirror is very small, हमारे सिलेबस में ऐसे मिरर हैं जिनके अपर्चर बहुत स्मॉल है। इधर आइए, थोड़ा सा मैं इस फिगर को काट के साइड में रख रहा हूं जिससे आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़े। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बाद में इसी पॉइंट को आप लोग मुझसे एज ए डाउट पूछेंगे। इस फिगर को फोकस करो, एफ बी और ये P। सीन क्लियर है? नजर आ रहा है सभी को? PF ये है और BF ये है। मैंने बोला इफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, यानी ये जो अपर्चर है ये बहुत छोटा है। अगर ये अपर्चर बहुत छोटा हो जाएगा तो पॉइंट P के बहुत क्लोज आएगा या बहुत दूर जाएगा? क्लोज आएगा। अभी ये देखो BF ये है, लेकिन अगर पॉइंट B यहां पहुंच जाएगा, किसके क्लोज आ गया, तो अब ये BF ये हो जाएगा। और अगर ये और क्लोज आ गया P के, तो आपको क्या लगता है ये BF अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा? PF के हो जाएगा। बोलो भैया। If the aperture of the mirror is very small, in that case BF is approximately equal to PF। ये स्टेप समझ में आ रहा है सभी को? ये कंडीशन आपको लगानी ही पड़ेगी, क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले। क्लियर है? तो BF इज इक्वल टू EF लगभग इक्वल टू PF। मैंने क्यों लिखा है, समझ में आ रही है बात सभी को? तो BF की जगह मैंने लिख दिया PF बराबर CF। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है भैया? यहां तक बढ़ जाऊं आगे? आगे बढ़ जाऊं? अब आप गौर से देखिए CF फिगर में, देखिए CF कहां है? ये है। आप बताओ CF में ऐसा क्या जोड़ दूं कि R आ जाए? CF में, ये CF है, CF में ऐसा क्या जोड़ दूं कि R आ जाए? तो मुझे दिख रहा है PF जोड़ दो। बोलो भैया। तो मैंने क्या किया, PF जोड़ दिया। अब एक तरफ तो जोड़ नहीं सकता अकेला, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो एडिंग PF एट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने PF जोड़ा तो यहां हो जाएगा PF प्लस PF और यहां हो जाएगा PF प्लस CF। बोलो तो बताओ, x प्लस एक्स, PF प्लस PF 2PF। अब जरा इधर आ जाओ, PF प्लस CF, गौर से देखना, PF प्लस CF, तो ये बराबर PC, पहले PC लिख दूं फिर R लिख दूंगा, PC लिख दूं और डायरेक्ट भी R लिखना चाहते हो तो कोई गलत नहीं है, करेक्ट है। तो PC की जगह R, 2 PF की जगह क्या लिख दूं, F। तो ये आ गया हमारा R बराबर 2F। इधर लिख दूं साइड में, यहां लिख देता हूं R बराबर 2F। इस इक्वेशन से ये बात प्रूव हो गई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है?
क्या मैं अगर चाहूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 को नीचे ले आऊंगा तो F बराबर R/2। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर उसने बोला ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो आप यहीं तक कर दो, पर्याप्त है। या अगर उसने बोला प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो यहां तक करना। अगर उसने बोला प्रूव दैट द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां तक करना। समझ गए मेरी बात को? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे ना? डेरिवेशन आप लोगों को पल्ले पड़ता है? 1 से 2 मिनट का समय दिया, तसल्ली से पूरा डेरिवेशन देख लो कॉन्केव मिरर से, फिर कॉन्वेक्स से देखेंगे। ये हमने बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन निकाला R/2F। ये हमने कॉन्केव मिरर के लिए निकाला। यही काम अब हम दोबारा कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, सुन लो अच्छे से लक्षण से। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही फॉर्मूला आएगा। अब क्या होगा बच्चे, जब पहले बाद में बोलूंगा, ये सब पहले कर लेते हैं, राइट। यूजुअली दिक्कत क्या होती है, कोई दिक्कत ना हो, आग लगे काय की दिक्कत। रेडी एवरीवन? जो भी करना है आपने ही करना है, मैं तो केवल इशारे करूंगा। रेडी? अब हमें यही रिलेशन दोबारा डेवलप करना है। शिवेंद्र इधर देखना, नहीं तो सेवा लग जाएगा इंद्र के, तुम और गिरेंगे जाके। लिसन एवरीवन, क्या बता रहा था, टॉपिक से हटवा दिया। हाँ, ये कॉन्केव मिरर से किया। अब हमें, ये भगवान माफ करना, ये पाप पड़ता है ऐसे। हाँ, और बच्चों की तो बहुत दुआएं लगती हैं, दुआएं भी बहुत लगती हैं, बददुआएं भी बहुत लगती हैं, पर मुझे मालूम है बच्चे कभी बददुआएं नहीं देते, वो तो हम जैसे टीचर ही होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ूं? जोक सपाट, कम टू द पॉइंट। अब हमें यही कर्म दोबारा करने हैं। सिद्धांत हमें यही काम दोबारा करना है, लेकिन अब हमें कॉन्वेक्स मिरर से करना है। कौन से मिरर से करना है? कॉन्वेक्स मिरर से। तो ये कौन सा ये कौन सा मिरर है बबुआ? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? कौन है? काय हवाएं ना फूट रही। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से फोकस तक का, यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, फोकल लेंथ। सीन क्लियर है सभी को? पक्का? सुनिएगा, और इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे ना, हेल्प से करेंगे। कैसे? हेल्प। और हेल्प एक डेरिवेशन क्या होता है, इसको आपने कर लिया, फिर आप दूसरा कॉन्वेक्स मिरर से देखोगे, जब आप घर पे पढ़ोगे उसकी बात कर रहा हूं। आपने पहले ये देखा, फिर ये देखा। अगर आप इसे नई नजरों से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेथड अलग है, ये मेथड अलग है। लेकिन अगर आपके मन के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाए कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये आपको ऐसा ही नजर आएगा। ये तो नजर का फर्क है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। मेरी नजरों से देखो, आपको अच्छा लगेगा। क्लियर? और नजरें ज्यादा घुमाओ मत, जैसे कंपैरिजन करो। क्लियर है? बताओ, जा मैं पहली कहां आई ये लाइट रे, पैरेलल आई है, फिर वह कहां ले गए? कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हें ही बताया, तो जो पैरेलल आई वो कहां थे? फोकस से जाती हुई। आ जाओ, पहले भाई काम है करवाऊ। पैरेलल फोकस ही तो गई है, करवाऊ जा मैं जे आ रही है। ए भी इंसिडेंट रे है भी, ठीक है। इससे कंपैरिजन करो, लगे तैयार हो जाएगा डेरिवेशन। मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, कहां जाएगी? ऊपर। ये गई। यहां से जो चचा देख रहे होंगे उनको ये लाइट रे समझ गए? जो पैरेलल आती है, फोकस से जाती है और यहां जाती हुई अपीयर होती है। समझ गए? अब उसके बाद आपने बताओ इसमें क्या किया है। एक मिनट रुक जाओ। ए बी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सी नाम दे चुका हूं इसलिए डी दे दूं। तो देखो बी डी रिफ्लेक्टेड रे, बी डी तो थी, ए बी इंसिडेंट रे थी, तो ए बी इंसिडेंट रे तो है। अब बताओ इसके बाद आपने क्या किया था? नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल कहां से पास होना चाहिए? ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नॉर्मल कहां पे डलता है? इंसिडेंट पॉइंट पे डलता है। डालो नॉर्मल। बोलो भैया, नॉर्मल को हम लोग एन नाम दे देते हैं, एन दे दिया, हो गया, दैट्स ऑल। समझ गया ना? चलो बताओ, इंसिडेंस एंगल क्या के बीच में बनता है?
नॉर्मल और इंसिडेंट रे। देखो जरा इसमें इंसिडेंट रे कहाँ है, ये इंसिडेंट रे, और नॉर्मल कहाँ है, ये नॉर्मल जा रहा है। तो ये कौन सा एंगल हुआ बताओ? इंसिडेंस एंगल। समझ गए? सोच लो। नहीं नहीं सोच लो। चलो आरू सोच लो, लगे यार। ऊपर वाला तो सब करेगा ही। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल है, दिस इज आर। बोलो भैया, जो बोला पल्ले पड़ा? कितने लोगों को पल्ले पड़ा? अब थोड़ा सा गहन चिंतन की जरूरत है। नोट्सों में मत देखना, आपकी ईमानदारी आपके साथ। आप मुझे बतलाइए, मुझे ये बताइए, ये एंगल कितना है? अच्छा, मैं इससे पहले तुम्हें यहाँ कुछ एहसास कराऊं। ये एंगल आई है, तो ये एंगल आई है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, वेल बता चुका हूं। ये देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये एन से जा रही है, ये टी, ये वाली लाइन आई, ये रही आई, तो ये भी आई होगा। समझ में ही नहीं आई मैंने। कितने लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ गई? मेरी बात पल्ले पड़ गई? तो बताओ ये आई बराबर आई क्यों है? तो ऐसे लिखू I इज इक्वल टू आई, और यहां लिखू बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। आपको स्टेप समझ में आया बच्चों? I इज इक्वल टू आई, चलो दिख रहा है ना आपको प्रॉपर? I इज इक्वल टू आई बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां तक सीन क्लियर सभी को? चलो बताओ I को एंगल के फॉर्म में कैसे लिखूं? बोलो भैया, इसको कैसे लिखूं? बोलो ना पर एंगल ABN। दूसरे वाले आई को एंगल ABN। इस वाले आई को क्या लिखूं बताओ? है ये आई कहां गया? ये रहा। तो भैया BCF या FCB कुछ भी लिख सकते हैं। BCF लिख दूं? बच्चे फेल। एंगल BCF। सीन क्लियर सभी को? समझ में आया किस आधार पे लिखा? अच्छा, अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, स्वयं बताना, ठीक है? मैं कुछ लिख रहा हूं, कोई नोट्सों में देख के अपन होशियार नहीं बन जाएंगे। यहां पर देखें, समझें, अपने आप से अपना डिसीजन लें। मुझे बताइए, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं और मैंने ये किस आधार पे लिखा है, ये आप बताना। एंगल ABN बराबर एंगल DBN बोल रहा हूं, तो मैं क्यों बोल रहा हूं? समझ में आ गया? पहले तो देखो ABN चित्र में कहां है, फिर देखो DBN कहां है। कौन कौन से एंगल की बात कर रहे हो? यहाँ आई की बात कर रहा है, यहाँ आर की बात, ये तो बराबर कह रहा हो मतलब। तो एंगल ABN बराबर एंगल DBN किस आधार पे आप बोल रहा हूं? बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको समझ में आ रहा है ना? तो एंगल ABN की जगह एंगल DBN लिखा जा सकता है। तो मैंने एंगल ABN की जगह यहाँ क्या लिख दिया? एंगल DBN बराबर एंगल BCF, ये एज इट इज उतार दिया। ABN की जगह DBN लिख दिया। क्यों लिख दिया? समझ में आया? अच्छा, आप बताना ये मैंने किस आधार पे लिखा है? बताओ ये मैंने किस आधार पे लिखा है? कौन कौन कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल? रेज योर हैंड। देखो ना, आप इसको देखो पहले, DBN का है, DBN एंगल B की बात हो रही है इसकी। फिर देखो FBC, FBC, तो कौन से एंगल की बात हो रही है? इस एंगल की बात हो रही है। अब आप बताओ ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे? सॉरी ये नहीं, ये DBN R है और FBC, तो ये R है, तो ये भी तो R ही होगा। क्यों होगा R? वर्टिकली अपोजिट। तो क्यों बोल रहा हूं बराबर? समझ में आई बात? हेलो, डन ना? तो एंगल DBN बराबर एंगल FBC, तो क्यों लिखा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। बोले भैया, तो वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो बताओ DBN की जगह क्या तान दूं? FBC। DBN FBC के बराबर है, इसलिए DBN की जगह FBC। जे भैंसों की भैंसों। क्लियर? इसको देखो और इसको देखो, बताओ पहले कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? जो में BCF आ रहा हो, जो में BCF आ रहा हो, यानी BCF, इस ट्राइंगल की बात हो रही है कि कौन कौन से एंगल बराबर है? एंगल B और एंगल C बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ?
आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल बी ये और एंगल सी बराबर है कि नहीं है? बोल रहा है ऐसा क्योंकि आई बराबर आर भी तो होता है ना, तो आई बराबर आर है तो इसका मतलब आई आर हो गया, या आर की जगह आई लिख दो, बराबर ही तो हो गए। बोलो भैया, तो ये दो एंगल बराबर हो गए, तो बताओ भैया कौन सी साइड है बराबर, मतलब क्या क्या हासिल हो गया इससे? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसलिए मैंने लिखा है, इसलिए ट्राइंगल सीबीएफ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों लिखा है ये लाइन समझ में आया? आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है जो दो एंगल बराबर होंगे उनके दो साइडें भी बराबर होंगी सामने की। एंगल बी और एंगल सी बराबर है। एंगल बी, ये एंगल बी है, इसके सामने वाली साइड ये हो गई, एंगल सी है, इसके सामने वाली साइड ये हो गई, तो सी एफ और बी एफ बराबर होंगी, तो इसलिए लिख सकता हूं बी एफ बराबर सी एफ। बोले भैया, फिर वही, इफ द अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो अभी बी एफ ये है, अगर अपर्चर बहुत स्मॉल हो जाएगा तो बी पॉइंट पी पॉइंट के बहुत क्लोज आ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में बी एफ काय के बराबर हो जाएगा? पी एफ के। तो वही लिखा है, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल देन बी एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एफ। तो मैंने बी एफ की जगह पी एफ चटका दिया, सी एफ एज इट इज। बोलो भैया, अब आप बताओ सी एफ में ऐसा क्या जोड़ दूं कि आर आ जाए? तो पी एफ जोड़ दूं, तो मैंने क्या लिखा, एडिंग पी एफ एट बोथ साइड, इधर भी पी एफ जोड़ा, इधर भी पी एफ जोड़ा। बोलो भैया, पी एफ प्लस पी एफ टू पी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, देखो पी एफ प्लस सी एफ तो बराबर आर, या पीसी भी लिख सकता हूं, राइट? तो ये मैंने पीसी लिख दिया। फिर टू पी एफ, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इसलिए फोकल लेंथ पीसी, पी से लेके सी तक का आर, इसलिए नहीं, यही बात समझ। चाहूं तो टू को नीचे ले आऊं तो एफ बराबर आर बाई टू भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? कर पाओगे? मेरी बात ध्यान से सुन ले, बाद में टेस्ट वगैरह में पूछेंगे तो उस टाइम कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, थैंक यू, है ना, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब आप बताओ क्या, कौन सा डेरिवेशन करोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कौन सा डेरिवेशन करोगे? अबे देखा सोच जी करोगे, आर बराबर टू एफ और का हो। क्लियर है? क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ रही है, फोकल लेंथ भी आ रही है, लेकिन कौन सा वाला करोगे? मैंने कॉन्केव से भी कराया, कॉन्वेक्स से भी कराया। तो जब उसने बोला है स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर तो कॉन्केव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है, तो कईयों लोग क्या होता है, दो अंत कर्वे चिपट जाते हैं ना। अगर उसने स्फेरिकल मिरर मिला है, इसने इनडायरेक्टली आपको चॉइस दे दी, चाहे ताते कर दो, तो यूजुअली लोग कॉन्केव मिरर से करते हैं, उनसे उनको अच्छा लगता है, राइट? बाकी का अगर उसने नाम रख के पूछा कि ड्राइव द रिलेशन फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, या ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर द कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव तो ही करना पड़ेगा, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स तो ही करना पड़ेगा, और अगर स्फेरिकल मिरर बोल दिया तो किसी भी एक से कर सकते हो। समझ गए? सीन क्लियर है? देख लो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात और मैं पहले ही बोल रहा हूं भैया, जितने भी लोग जो अच्छा पढ़ते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, चूतियों का तो अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, जो अच्छे बच्चे हैं, क्या है, जब आप कॉन्केव मिरर का डेरिवेशन देखेंगे फिर आप कॉन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन देखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बात मैंने अभी बोली, दोनों को अगर अलग अलग नजरों से देखोगे तो ये अलग अलग नजर आएंगे। आप तो एक पढ़ो अच्छे से सॉलिड, कॉन्केव मिरर का एक बार हो गया, तो फिर उसके बाद फिगर की जो प्रैक्टिस करो ना, वो कॉन्केव के आधार पर ही बनाओ कि जहां मैं पहली कैसे गई तो जहां मैं पहली कैसे जागी। समझ रहे ना मेरी बात को? तो अपने आप बनेगा। सीन क्लियर है? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।